स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं समाज शास्त्र के बारे में। मतलब ये विषय कैसे शुरू हुआ। हाँ, और इसके जो शुरुआती बड़े विचारक थे, मार्क्स, दुर्खीम, वेबर, उनके कुछ खास आइडियाज क्या थे? बिल्कुल। अक्सर कहते हैं ना कि समाज शास्त्र 19वीं सदी के यूरोप की उथल-पुथल से जन्मा है। सही बात है। हमारे पास पश्चिमी समाजशास्त्रियों का परिचय अध्याय के कुछ हिस्से हैं, उसी के आधार पर हम ये चर्चा करें। तो मकसद यही है कि समझें कि ये विषय कैसे बना और इन तीनों विचारकों मार्क्स, दुर्खीम, वेबर ने इसकी नींव कैसे रखी। उनके विचार आज भी काम के हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वो माहौल समझना जरूरी है जिसमें समाजशास्त्र पनपा। वो तीन बड़ी क्रांतियां, है ना? ज्ञानोदय, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। हाँ जी। पहले ज्ञानोदय, मतलब एनलाइटमेंट। इसने कहा कि भाई तर्क सबसे ऊपर है, इंसान खुद सोच सकता है, धर्म से हटकर विज्ञान और मानवता पर जोर दिया। सही। फिर आई फ्रांसीसी क्रांति। इसने तो राजशाही हिला दी। कहा कि असली ताकत जनता में है, राष्ट्र में है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के नारे लगे। और एक और अहम बात हुई, राज्य मतलब पब्लिक स्फेयर और परिवार यानी प्राइवेट स्फेयर, इनके बीच एक तरह का बंटवारा साफ होने लगा। और फिर तीसरी औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई। इसने तो जीने का तरीका ही बदल दिया। हाँ बिल्कुल, फैक्ट्रीज आ गई, मशीनें, बड़े पैमाने पर उत्पादन, साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा। लेकिन इसके साथ दिक्कतें भी आईं। शहर बेतरतीब बढ़े, भीड़, गंदगी। हाँ, और गरीबी, अपराध, ये सब नई सामाजिक समस्याएं थी और इन्हीं को समझने के लिए, शायद हल करने के लिए, एक नए ज्ञान की जरूरत महसूस हुई। वही बना समाजशास्त्र, एक तरह से नए औद्योगिक समाज का विज्ञान। बिल्कुल। तो इसी माहौल में सामने आते हैं कार्ल मार्क्स। उनका नजरिया तो काफी, आप कह सकती हैं, क्रांतिकारी था पूंजीवाद को लेकर। हाँ, वो मानते थे कि पूंजीवाद में शोषण है, मजदूरों का शोषण। इनका मकसद सिर्फ समझना नहीं था, बल्कि उसे बदलना था, एक समाजवादी समाज लाना था। उन्होंने इतिहास को भी देखा कि कैसे समाज बदला है, आदिम साम्यवाद से दासता, फिर सामंतवाद, फिर पूंजीवाद। और उनका मानना था कि पूंजीवाद के बाद समाजवाद आएगा। हाँ, और उनका एक मुख्य विचार था उत्पादन की विधि, मतलब समाज का जो आर्थिक ढांचा है, कैसे चीजें बनती हैं, कौन मालिक है, वही तय करता है कि वहां की राजनीति, कानून, धर्म, विचार कैसे होंगे। यानी अर्थव्यवस्था ही बेस है, बाकी सब उसके ऊपर का स्ट्रक्चर। सही। और इसी बेस में छिपा है वर्ग संघर्ष, मतलब अमीर और गरीब, मालिक और मजदूर का झगड़ा। मार्क्स के लिए यही इतिहास को आगे बढ़ाने वाली ताकत है। पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। हाँ, और उन्होंने अलगाव या एलियनेशन की बात भी की कि कैसे फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर अपने बनाई चीज से ही कट जाता है, अपने काम से, अपने साथियों से, यहाँ तक कि खुद से भी। एक तरह का मानवीय संकट। ये अलगाव वाली बात तो आज भी कई बार महसूस होती है। खैर, मार्क्स जहां संघर्ष देख रहे थे, वहीं दुर्खीम समाज को जोड़ने वाली चीजों पर ध्यान दे रहे थे। हाँ, इमाइल दुर्खीम, वो फ्रांस में थे। वो चाहते थे कि समाजशास्त्र एक प्रॉपर साइंस बने। उनका फोकस था सामाजिक तथ्यों पर। सामाजिक तथ्य मतलब समाज के वो नियम, कायदे, मान्यताएं जो हमसे बाहर हैं, लेकिन हम पर असर डालती हैं। जैसे कानून है, नैतिकता है, भाषा है, ये सब, ये व्यक्ति से ऊपर हैं और हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। अच्छा, जैसे ट्रैफिक लाइट पर रुकना, ये एक सामाजिक तथ्य हुआ। हाँ बिल्कुल, आप इसे अनुभव से स्टडी कर सकते हैं। दुर्खीम ने समाज की एकता पर भी बहुत सोचा। उन्होंने श्रम विभाजन के बारे में लिखा। हाँ, वो मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी वाली बात। सही। पुराने समाजों में जहां सब एक जैसे थे, एक जैसा काम करते थे, वहां यांत्रिक एकजुटता थी। सब समान थे, इसलिए जुड़े थे, नियम कड़े थे। और नए आधुनिक समाजों में वहां काम का बंटवारा हो गया है, सब अलग अलग काम करते हैं, तो हम एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं, जैसे शरीर के अंग। इसे उन्होंने जैविक एकजुटता कहा। यहाँ व्यक्ति को ज्यादा आजादी है, लेकिन सामूहिक चेतना थोड़ी कमजोर हो सकती है। इंटरेस्टिंग। तो दुर्खीम के लिए समाज व्यक्ति से बड़ा है, एक नैतिक शक्ति है। हाँ, अब आते हैं मैक्स वेबर पर, जर्मनी में। उनका नजरिया थोड़ा अलग था। वो व्यक्ति के एक्शन और उसके मतलब को समझने पर जोर देते थे। मतलब लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं, उसका क्या मतलब निकालते हैं। बिल्कुल। इसे उन्होंने व्याख्यात्मक समाजशास्त्र कहा और तरीका सुझाया समानुभूतिपूर्ण समझ का। मतलब रिसर्चर खुद को उस व्यक्ति की जगह रखकर सोचे कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। ये तो मुश्किल काम है। और उन्होंने मूल्य तटस्थता की बात भी की थी ना,
कि रिसर्चर अपनी भावनाओं को अलग रखे। हाँ, ताकि विश्लेषण ऑब्जेक्टिव हो सके। उन्होंने आदर्श प्रकार आइडियल टाइप का कॉन्सेप्ट भी दिया। ये असलियत नहीं है, बल्कि किसी चीज की खासियतों को समझने का एक मेंटल टूल है। अच्छा, और वेबर ने सत्ता यानी अथॉरिटी के बारे में भी बताया। हाँ, 3 तरह की बताएं। पारंपरिक, जैसे राजा महाराजा, करिश्माई जैसा कोई बहुत प्रभावशाली नेता, और तीसरी तर्कसंगत कानूनी, जो नियमों और कानूनों पर आधारित हो। और इसी तीसरी तरह की सत्ता का उदाहरण है नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी। बिल्कुल, जो आज हर जगह है, सरकारी दफ्तर, बड़ी कंपनियां, सब जगह। इसकी विशेषताएं हैं तय अधिकार क्षेत्र, पदों का ऊंच नीच का क्रम, सब कुछ लिखित में होना, नियमों से चलना और दफ्तर के काम को निजी जिंदगी से अलग रखना। तो हमने देखा कि कैसे वो 3 क्रांतियां समाजशास्त्र के लिए जमीन तैयार करती हैं। और फिर मार्क्स, दुर्खीम, वेबर, तीनों ने समाज को समझने के लिए हमें कितने अलग-अलग और जरूरी नजरिए दिए। हाँ, और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, कि आज का ये जो डिजिटल युग है, जहां हम ऑनलाइन तो बहुत जुड़े हुए हैं, पर शायद असल जिंदगी में अकेले भी हो रहे हैं। क्या ये मार्क्स के अलगाव या दुर्खीम की एकजुटता की धारणाओं को और पेचीदा बना रहा है? क्या सोशल मीडिया और ये ऑनलाइन पहचाने हमें इन पुराने सिद्धांतों से आगे देखने को मजबूर कर रही हैं? इस पर सोचा जा सकता है।